शुरुआत में जिंदगी देख नहीं सकती थी। 4 अरब साल पहले हमारी दुनिया ऐसी दिखती थी। उस वक्त आंखें किसी के पास नहीं थी। इसी तरह करोड़ों साल गुजर गए और फिर एक दिन एक बैक्टीरियम का डीएनए कॉपी होते समय एक मामूली सी गलती हो गई। अपने आप हुए इस बदलाव से उस माइक्रोब के अंदर ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया जो सूर्य की रोशनी सोख सकता था। जानते हैं लाइट सेंसिटिव बैक्टीरियम को दुनिया कैसी दिखती थी? अपनी स्क्रीन के दाहिनी ओर देखिए। खुद होने वाले जेनेटिक बदलावों का सिलसिला चलता रहा, जैसा कि हर जीती जागती चीज में होता है। एक और जेनेटिक बदलाव के बाद डार्क बैक्टीरियम तेज रोशनी से बचने लगे। ये सब क्या हो रहा था? रात और दिन जिन बैक्टीरिया को रोशनी और अंधेरे का फर्क मालूम हो गया था, उन्हें दूसरों से ज्यादा फायदा था। मगर क्यों? क्योंकि दिन में तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती थी। रोशनी पहचानने वाले बैक्टीरिया उससे बचकर अंधेरे में अपने डीएनए की अदला बदली करने लगे। उनकी तादाद सतह पर ही रहने वाले बैक्टीरिया के मुकाबले ज्यादा बढ़ने लगी। वक्त के साथ इन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स ने ज्यादा विकसित एक सेल वाले जीवों में एक गहरे रंग के धब्बे की शक्ल ले ली। इससे उनके लिए रोशनी तलाशना आसान हो गया। ये उन जीवों के लिए जबरदस्त फायदे वाली बात थी जो सूर्य की रोशनी में खाना बनाते थे। एक फ्लैट वर्म को अपनी आंख से ऐसा नजर आता था। कई सेल वाले इस जीव में गहरे रंग का धब्बा एक गड्ढे में बदल गया। कटोरी के आकार का ये गड्ढा इस जीव को रोशनी और अंधेरे में फर्क बताता था, ताकि इसे अपने आसपास की चीजों का मोटा मोटा अंदाजा हो सके, और ये भी कि कौन सी चीज खाई जा सकती है और कौन इसे शिकार बना सकता है। ये बहुत बड़ा फायदा था। बाद में चीजें और साफ होती गईं। वो गड्ढा गहरा होकर एक सॉकेट जैसा बन गया, जिसमें एक छोटा सा मुंह भी था। हजारों पीढ़ियों के दौरान नेचुरल सिलेक्शन के जरिए धीरे धीरे आंख बन रही थी। गड्ढे का मुंह सिकुड़कर बारीक हो गया, जिसकी हिफाजत के लिए ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली बन गई। इस छोटे छेद से बहुत थोड़ी रोशनी अंदर जाती थी, मगर इतने से ही आंख के अंदर के सेंसिटिव हिस्से पर एक धुंधली सी तस्वीर बन जाती थी। इससे फोकस भी अच्छे से होता था। इसके बाद तो आंख के विकास की होड़ तेज होती गई। जिंदा बचे रहने के लिए मुकाबला तो था ही, मगर फिर आंख में एक शानदार खूबी और जुड़ गई, एक लेंस, जिसने चमकदार तस्वीर के अलावा तेज फोकस भी दे दिया। शुरुआती दौर की मछली की आंखों के ऊपर के ट्रांसपेरेंट जेल ने लेंस की शक्ल ले ली। इसके साथ ही उसका मुंह बड़ा भी हो गया, जिससे ज्यादा रोशनी अंदर आ सकती थी। मछली को अब दूर और पास की चीजें हाई डेफिनेशन में नजर आने लगी। और फिर एक बड़ी गड़बड़ हो गई। आपने कभी गौर किया कि ग्लास में भरे पानी में डली स्ट्रॉ पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों दिखती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक माध्यम से दूसरे में, जैसे कि पानी से हवा में जाने पर रोशनी मुड़ जाती है। असल में हमारी आंखें पानी के अंदर देखने के लिए बनी थी। आंखों के अंदर मौजूद फ्लूइड रोशनी के मुड़ने के इस असर को सफाई से खत्म कर देता था। मगर जमीन पर रहने वाले जानवरों की आंखों में अब भी पानी है, और उनके लिए रोशनी सीधे हवा से होकर पहुंचती है। इससे रोशनी मुड़ जाती है, जिससे देखने में कई मुश्किलें होती हैं। जब जमीन और पानी दोनों में रहने वाले हमारे पूर्वज जमीन पर बसे, तब भी उनकी आंखें पानी के अंदर देखने के लिए ही बनी थी, जिससे हवा में देखना उनके लिए मुश्किल हो गया। हमारी नजर अब तक बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। भले ही हम अपनी आंखों को स्टेट ऑफ द आर्ट मानते हो, मगर 37.5 करोड़ साल बाद भी ना तो हम अपनी नाक के सामने आई चीजें देख पाते हैं, और ना ही अंधेरे में साफ साफ देख पाते हैं, जैसे कि मछली देख लेती है। जब हम पानी से बाहर आए थे, तो कुदरत ने फिर शुरुआत करके हमें ऐसी आंखें क्यों नहीं दी जो हवा में देखने के लिए बनी हो? कुदरत ऐसे काम नहीं करती। मौजूदा चीजें कई पीढ़ियों के विकास के बाद बदलती हैं, और वो भी छोटे छोटे बदलावों के जरिए। ऐसा नहीं कि ड्राइंग बोर्ड पर सब मिटाकर नए सिरे से लिखना शुरू कर दे। आंखों का विकास चाहे जिस दौर में रहा हो, उनकी वजह से जिंदा बचे रहने में बहुत मदद मिली। आज जितने भी जीव मौजूद हैं, उनकी आंखों में विकास के ये सारे दौर नजर आ जाते हैं, और वो सब काम करती हैं। इंसान की आंखें चाहे जितनी पेचीदा हों, वो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के लिए कोई चुनौती पेश नहीं करती। दरअसल एवोल्यूशन के बगैर आंखों और बायोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी लगती है, मानो वो सिर्फ एक अलग नजरिया हो। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की तरह एक वैज्ञानिक हकीकत है। एवोल्यूशन वाकई हुआ है। पृथ्वी की तमाम जिंदगियों से अपना नाता स्वीकार करना न सिर्फ विज्ञान को मंजूरी देना है, बल्कि मेरी नजर में इसका बहुत गहरा स्पिरिचुअल मतलब भी है।